नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। आई एम श्योर जो दो टीम्स हमें कल अलविदा कहकर गई हैं उनके फैंस ठीक नहीं होंगे, लेकिन जो दो टीम्स आगे फाइनल में पहुंची हैं उनके फैंस जाहिर तौर पे पार्टी कर रहे होंगे। लेकिन ये जानना बड़ा जरूरी है कि बेंगलुरु बुल्स और तमिल तलाइवाज जो अभी कल अपने अपने सेमीफाइनल हार कर इस सीजन से बाहर हुई हैं, उनका सीजन 9 कैसा रहा। बहुत बहुत स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। बेंगलुरु बुल्स सीजन 6 की चैंपियन, सीजन 2 की उपविजेता, और तमिल तलाइवाज इस बार का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज, उनका सीजन कैसा रहा, आइए संक्षेप में इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं बेंगलुरु बुल्स की। इस टीम के लिए बहुत सारी अच्छी बातें हुई, कुछ एक बातें अच्छी नहीं रही, पर ओवरऑल ये सीजन बेंगलुरु बुल्स के लिए एक यादगार ही माना जाएगा। सबसे पहली अच्छी चीज ये हुई कि यह टीम लगातार चौथी बार प्लेऑफ में पहुंची है। सीजन 6 के चैंपियन बने थे, सीजन 7 और 8 में दबंग दिल्ली से सेमीफाइनल में हारे थे, और सीजन 9 में भी ये सेमीफाइनल पहुंची है। यानी कि लगातार 4 सीजन कम से कम सेमीफाइनल जरूर पहुंची। उससे पहले सीजन 1 के सेमीफाइनल में पहुंची थी, सीजन 2 के फाइनल में यह टीम पहुंची थी। तो इकलौती टीम है जो नंबर 1 रही है, नंबर 2 रही है, नंबर 3 और नंबर 4 भी रही है। तो कंसिस्टेंसी सीजन दर सीजन बेंगलुरु बुल्स अपनी फॉर्म में दिखा रहे हैं। दूसरी बहुत बड़ी उपलब्धि यह रही है कि इस टीम ने हमें भारत हुड्डा के रूप में एक नया स्टार स्ट्राइक रेडर दिया है। सिर्फ दूसरा सीजन है भरत हुड्डा का, और इससे पहले कोई बहुत बड़े लेवल की कबड्डी उन्होंने नहीं खेली है। उसके बावजूद भरत हुड्डा का जिम्मेदारी उठाना, दोनों तरफ से रेड करना और टीम के लिए 279 रेड पॉइंट लाना, यह बताता है कि भरत हुड्डा डेफिनेटली हमारे नए सुपरस्टार हैं। और इनका जिक्र मैंने अपने पिछले वाले न्यू स्टार रेडर्स वाले वीडियो में किया था। कुछ एक प्रभु पूछ रहे थे कि इसका नाम क्यों नहीं लिया, उसका नाम क्यों नहीं लिया। वो वीडियो उन खिलाड़ियों के बारे में था जो पहली बार स्टार बने हैं। कुछ एक खिलाड़ी हैं जो स्थापित हैं। भरत हुड्डा अब मेरे लिए स्थापित हो गए हैं, अब स्टार हो चुके हैं। तीसरी बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए बेंगलुरु बुल्स के लिए यह रही है कि कॉर्नर्स की नई जोड़ी हमें मिली है। अमन अंतल का सिर्फ दूसरा सीजन है, सौरभ नांदल भी बहुत ज्यादा अनुभवी है नहीं, लेकिन जब किसी भी टीम के कॉर्नर सेट हो जाते हैं तो डिफेंस मान लीजिए 80% वहीं सेट हो जाता है। तो अमन ने अपने दूसरे ही सीजन में परिपक्वता दिखाई, 57 टैकल पॉइंट लिए। सौरभ नांदल ने 68 टैकल पॉइंट लिए और अपनी टीम के नंबर 1 डिफेंडर रहे। तो ये कॉर्नर्स का सेट होना बुल्स को भविष्य के लिए बहुत खतरनाक टीम बनाता है। चौथी बहुत अच्छी बात टीम के लिए यह रही कि इस बार ये कम बैक किंग के तौर पे याद रखे जाएंगे। हम सेमीफाइनल में भी जिक्र कर रहे थे कि 3 मैच ऐसे रहे हैं जब इस टीम ने 10 पॉइंट से पिछड़ने के बावजूद मैच में वापसी की, मैचेस जीते हैं। यू मुंबा के खिलाफ तो 16 पॉइंट से पीछे थे और वापसी हुई है। ऐसा करना आसान होता नहीं है। पांचवी मेरे लिए उपलब्धि यह रही बुल्स के लिए कि नीरज नरवाल के तौर पे हमें एक और बेहतरीन ऑलराउंडर मिल रहा है। नीरज पिछले सीजन में दबंग दिल्ली में थे, चैंपियन बने थे, खेलने के मौके मिले थे, लेकिन इस बार जब जब कोच ने उनको स्ट्राइक रेडर बनाया, सरप्राइज बना के, उन्होंने अच्छे पॉइंट स्कोर किए। डिफेंस में उनके लेफ्ट इन और राइट इन वाले जो सरप्राइज अटैक हैं वो तो हमने देखे ही हैं। कौन सी चीजें अच्छी नहीं रही बुल्स के लिए वो भी जानना जरूरी है। नंबर 1, निरंतरता की कमी, इनकंसिस्टेंसी। एक मैच आप 32 पॉइंट से जीतते हैं दबंग दिल्ली से, अगला मैच आप जयपुर पिंक पैंथर्स से 20 पॉइंट से हार जाते हैं। तकरीबन यही इनका सूरत हाल लीग स्टेज में था। 2-3 मैचेस बहुत बढ़िया से जीतेंगे, फिर अचानक से टीम की परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी। ये जो इतना बड़ा उतार चढ़ाव है, ये किसी टीम के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। नंबर 2, अगर आपके कॉर्नर्स अच्छा खेले हैं तो कवर्स बहुत बढ़िया नहीं खेल पाए। राइट कवर तो इनकी शाश्वत समस्या है। मुझे याद नहीं कि आखिरी ऐसा कौन सा राइट कवर था बुल्स में जो वाकई स्टार बन के खेला हो। मयूर कदम कुछ एक मैचेस में एक 2-2, 3-3 पॉइंट उन्होंने लिए, बहुत कम मैच थे। पोन पार्थिबन सुब्रमण्यन दिल्ली के खिलाफ एलिमिनेटर में उन्होंने हाई फाइव लगा दिया, सेमीफाइनल में आके पूरी तरह से निराश कर गए। और महेंद्र भी जो टीम के कैप्टन हैं, कंसिस्टेंटली खेल नहीं पाए, ये एक दिक्कत थी। नंबर 3 जो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक दिक्कत मानी जानी चाहिए, विकास कंडोला का अपने अनुभव के हिसाब से प्रदर्शन ना कर पाना। अब मैं उनके प्राइस टैग वगैरह को जस्टिफाई या इनजस्टिफाई या उसके विरोध में नहीं बोल रहा हूं। विकास कंडोला सीजन 4 से लगातार खेल रहे हैं, तो बहुत अनुभवी हैं। और सीजन से पहले मुझे भी लग रहा था, आपको भी लग रहा था कि स्ट्राइक रेडर विकास होंगे, सपोर्ट रेडर भरत होंगे। अब मेरे लिए यह मैटर नहीं करता कि विकास सपोर्ट रेडर बने या किस भूमिका में आए। यह मैटर करता है कि निरंतरता से कितना खेले। उनके प्रदर्शन में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, पर मुझे आशा है कि विकास जितने कमाल के रेडर हैं अगले सीजन में वापसी करेंगे।
चौथी दिक्कत ये रही, और बहुत बड़ी दिक्कत ये रही, कि भरत हुड्डा पे आपकी अति निर्भरता हो गई, जो होनी नहीं चाहिए थी। विकास कंडोला थे, थोड़ा और उनको मोटिवेट किया जाता। नीरज नरवाल थे, सचिन नरवाल थे। इन खिलाड़ियों ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाय एंड लार्ज ये टीम जो है वो भरत हुड्डा पे ओवर डिपेंडेंट नजर आई। अब बात करते हैं उस टीम की जिसने इस बार सेमीफाइनल भले ही ना जीता हो, लेकिन एलिमिनेटर जीत के और उससे पहले प्लेऑफ पहुंच के बहुत दिल जीत लिए। तमिल तलाइवाज पहली मर्तबा प्लेऑफ में पहुंचे, ये उनके लिए पहली अच्छी बात रही। पहली बार प्लेऑफ पहुंचे। अब ये टीम सीजन 5 से खेल रही है, 5, 6, 7, 8, 9, 5वां सीजन है। पहली बार प्लेऑफ में पहुंची। इसके अलावा बाकी सारी टीमें प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं, और पहली बार जब आप प्लेऑफ में पहुंचे तो टॉप 4 में जगह बनाना प्रभु, ये छोटी बात नहीं है। बहुत बहुत मुबारक तमिल तलाइवाज इस यादगार प्रदर्शन के लिए। दूसरी बहुत बड़ी देन है इस टीम की कि नरेंद्र कंडोला को आपने प्रो कबड्डी को समर्पित किया। और मुझे याद है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे थे इसी साल जून में पंचकुला में, तो तमिल तलाइवास के तत्कालीन कोच जे उदय कुमार साहब, उनके तत्कालीन मैनेजर अभी वारियर वहां थे, स्काउट्स पे नजर रखे हुए थे, एज अ स्काउट खिलाड़ियों पे नजर रखे हुए थे। वहीं से नरेंद्र पे नजर पड़ी, उनको लेके आए, और फिर दुर्भाग्यवश पवन का चोटिल होना और नरेंद्र का लीड रेडर बनना, 200 से ज्यादा 243 रेड पॉइंट लेना और जबरदस्त सुपर टेंस लगाना बताता है कि इतनी कम उम्र में ये खिलाड़ी यहां से बड़ा मजबूत है। तो वेल डन और थैंक यू तमिल तलाइवाज हमें एक नया स्टार रेडर देने के लिए। तीसरी अच्छी बात, एक बेहतरीन सपोर्ट रेडर देने के लिए अजिंक्य पवार। शुरुआती कुछ मैचेस में नहीं चले, नरेंद्र कंडोला अकेले टीम को चलाते रहे, पर जब से कैप्टन बने अजिंक्य पवार, हालांकि उनकी कैप्टनसी ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन मैंने सुना नहीं उनका, पर ऑन अ फ्लिप साइड कैप्टन बनने के बाद उनकी जो व्यक्तिगत परफॉर्मेंस थी वो नीचे नहीं गई, वो ऊपर आई है। कुल मिलाकर 130 रेड पॉइंट लिए, और कैप्टन बनने के बाद उनकी जो एवरेज है वो 10-11 के आसपास की थी, जो दिखाता है कि भले ही टीम से कम्युनिकेट करें ना करें, कैप्टनसी के प्रेशर में ये खिलाड़ी अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन करना भूलता नहीं है। चौथी अच्छी बात, ओवरऑल डिफेंस बहुत अच्छा खेला। अब सागर राठी भी चोटिल हो गए, उनकी जगह अर्पित सरोहा आए, लेफ्ट कॉर्नर पे साहिल गुलिया, उनकी बात मैं अगले वीडियो में करूंगा जब मैं डिफेंडर्स की बात करूंगा। एम अभिषेक, मोहित, अर्पित सरोहा, ओवरऑल अगर डिफेंस का प्रदर्शन देखें, उत्कृष्ट अगर नहीं रहा तो इस टीम ने कुछ एक टुकड़ों में, पैचेस में प्रभावित किया है, साहिल गुलिया खास तौर पे। और पांचवी और एक बहुत बड़ी देन फिर से है तमिल तलाइवास की, कि अश्विन कुमार साहब की एज अ कोच वापसी हुई है, और इस टीम की कामयाबी का बहुत सारा श्रेय, केक का बहुत बड़ा हिस्सा अश्विन कुमार साहब के हिस्से में जाता है, जिन्होंने ईरान की टीम को 2 बार एशियन गेम्स फाइनल में पहुंचाया, कोरिया को फाइनल में पहुंचाया। उस अश्विन कुमार साहब ने इस बार तमिल तलाइवास को भी टॉप 4 में पहुंचा दिया। तो वेल डन अश्विन कुमार साहब। कौन सी बातें अच्छी नहीं रही? सबसे पहली इंजरीज, और ये बहुत दिल तोड़ देने वाली बात थी। पहले मैच में सिर्फ एक बोनस पॉइंट लेने के बाद पवन सेरावत, जो कि पुरानी हल्की फुल्की इंजरी थी दिख रहा था, इसीलिए वो कम रेड कर रहे थे, लेकिन टैकल करते हुए चंद्रन रंजीत अपने पूर्व टीममेट को टैकल करते हुए चोटिल हो गए थे, और ये हमारे लिए दिल तोड़ देने वाली बात थी। और फिर सागर राठी आखिर के कुछ मुकाबलों से पहले वो चोटिल हो गए। तो ये हालांकि खराब बात कहें या दुर्भाग्य कहें, या एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहें, कि नरेंद्र को खेलने का मौका मिला, अर्पित को खेलने का मौका मिला, वो चले, लेकिन पवन जैसे सुपरस्टार का ना खेलना, ये हम सब जो फैन है पवन सेरावत के, उनके लिए दिल तोड़ देने वाली बात थी। दूसरी दिक्कत लगातार इस टीम ने फेस की, तीसरा रेडर कौन, क्योंकि अजिंक्य पहले नहीं चल रहे थे, बाद में नरेंद्र अजिंक्य चले हैं, तो थर्ड रेडर हिमांशु ऑलराउंडर या हिमांशु सिंह लगातार अच्छा नहीं खेल पाए। और 2 रेडर्स पे खेलने का नुकसान ये होता है कि अगर एक रेडर भी चुप हो जाए, जैसे सेमीफाइनल में नरेंद्र को चुप कराया गया, तो फिर एक अकेला रेडर बचता है, और एक रेडर या तो 25 पॉइंट लाए, वरना टीम मैच नहीं जीत पाती। वही हुआ, थर्ड रेडर की कमी खली। तीसरी दिक्कत ये रही, डिफेंस अगर ओवरऑल प्रभावित किया तो डिफेंस ने निरंतरता नहीं दिखाई, और निरंतरता के साथ साथ टीम में अनुभव का अभाव दिखा। एक सागर जैसा खिलाड़ी, एक पवन जैसा कीमती खिलाड़ी, जो कम से कम डिफेंस को बताए कि कब आपने टैकल के लिए नहीं जाना है, क्योंकि इस टीम की स्पेशली कवर्स की ये दिक्कत बहुत ज्यादा थी कि एडवांस टैकल के लिए जा रहे थे, और ये छोटी छोटी गलतियां आपको सेमीफाइनल में भारी पड़ी। बट ओवरऑल मैं बेंगलुरु बुल्स को सबसे पहले याद रखूंगा
नंबर 1 उनकी निरंतरता के लिए, लगातार सेमीफाइनल जाना आसान बात नहीं है। नंबर 2 भरत हुड्डा के रूप में एक बेहतरीन रेडर देने के लिए। नंबर 3 2 बेहतरीन कॉर्नर्स देने के लिए। तमिल तलाईवास को मैं बहुत बहुत याद रखूंगा। नंबर 1 अश्विन कुमार साहब जैसे सुलझे हुए कोच को वापस लाने के लिए। नंबर 2 नरिंदर कंडोला जैसे एक भविष्य के सुपरस्टार रेडर को हमें प्रदान करने के लिए। तो बेंगलुरु बुल्स, तमिल तलाईवास, 2 दक्षिण भारत की टीम्स, ये भी चांसेस थे कि दोनों अगर जीत जाते तो फाइनल में सदन डाबी होती। बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम तमिल तलाईवास, बेटर लक नेक्स्ट टाइम बेंगलुरु बुल्स। आप दोनों ने हमें बहुत एंटरटेन किया है इस सीजन में, और आप लोग एंटरटेन भी कर रहे हैं प्रभु, और मेरा हौसला भी बढ़ा रहे हैं अपने कमेंट्स के साथ। बढ़ाते रहिए, उसकी दरकार रहेगी। और कल होने वाला है ग्रैंड फिनाले, जयपुर पिंक पैंथर्स और उनके सामने होने वाले हैं कौन? पुनेरी पल्टन, एक बार के विजेता और पहली बार फाइनल खेल रही पुनेरी पल्टन। तो बताइए सबसे पहले तो कि बुल्स और तमिल तलाईवास के लिए आपकी क्या राय है? किस खिलाड़ी ने, किस चीज ने प्रभावित किया आपको, और किस खिलाड़ी या चीज ने आपको प्रभावित नहीं किया? फिर कल बात करेंगे ग्रैंड फिनाले की। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।